हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, द लाइन इंटीग्रल ऑफ a vector field A around any closed curve is equal to the surface integral of the curl of A taken over any surface S of which the curve is a bounding edge. That is, line integral of A is equal to surface integral of curl of A. स्टोक्स थ्योरम आज का हमारा टॉपिक है और इस थ्योरम के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है एक वेक्टर फील्ड ए का किसी भी क्लोज कर्व के अराउंड, वो जो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए के बराबर होता है। और ये जो सरफेस है उसको कर्व ने बाउंड किया है। कर्व जो है उसका बाउंड्री है इस वाले सरफेस का। जैसे कि ये हमारा वेक्टर फील्ड ए है, ठीक है, इस रीजन में हमारा वेक्टर फील्ड ए है और ये हमारा कर्व है। तो इस कर्व का लाइन इंटीग्रल एक कर्व का होता है, वो जो है इस सरफेस के कर्ल के इंटीग्रल के बराबर होता है। और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल दिखाया है ए वेक्टर का, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी एल वेक्टर करके। ये जो डी एल वेक्टर है वो इस लाइन का छोटा सा पार्ट है, ठीक है, इस कर्व का छोटा सा पार्ट है। और वो जो है सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन के बराबर होता है कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस इंटीग्रल है तो हम डी एस का यूज करेंगे। और ये जो सरफेस है उसका छोटा सा हिस्सा है हमारा डी एस, और इस कर्ल ने सी ने इस सरफेस को इनक्लोज किया है, बंद किया है। सपोज ये हमारा कर्ल है सी, ठीक है, ये हमारा कर्व है और इसके अंदर वेक्टर फील्ड है इस रीजन में ए। इस सरफेस के रीजन में वेक्टर फील्ड जो है वो ए है। और इसका जो लाइन इंटीग्रल है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जो है इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल के, इसी वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है, ठीक है। और कर्ल को हम डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वो वाला सरफेस है जिसका हमें इंटीग्रल करना है, ठीक है। और यही है हमारा स्टोक्स थ्योरम। फिर उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे, लेट ए वेक्टर बी द वेक्टर फील्ड एक्टिंग ऑन द सरफेस इनक्लोज बाय क्लोज्ड कर्व सी। हम सपोज करते हैं कि ए हमारा वेक्टर फील्ड है जो कि उस सरफेस पे एक्ट हो रहा है जिसको कर्व सी ने बंद किया है। ये हमारा कर्व सी है, उसने किस वाले सरफेस को बंद किया है, ये जो पोर्शन वाला सरफेस है उसको बंद किया है। और इस रीजन में हमारा वेक्टर फील्ड जो है वो ए है, ये हमें कंसिडर करना है, मानना है। फिर उसके बाद देन दी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए along a closed curve is given by इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो जो लाइन इंटीग्रल होता है वेक्टर ए का एक क्लोज कर्व में, उसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे नीचे दिया है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट डी एल लिखेंगे। डी एल जो है उस कर्व का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है सिंगल इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं लाइन इंटीग्रल के लिए। और ये क्लोज्ड है, मतलब कि हमारा जो कर्व है वो बंद है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लाइन इंटीग्रल को वेक्टर ए के, where dl vector is the length of a small element of the path as shown in figure first। और ये जो dl है वो एक छोटा सा हिस्सा है इस पाथ का, इस रास्ते का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। और ये जो है फिगर फर्स्ट में दिखाया है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, नाउ लेट अस डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाय the closed curve C into two equal parts
by drawing a line AB as shown in figure first। हम जो है क्या करेंगे, जो एरिया इनक्लोज किया है क्लोज कर्व सी ने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो एरिया है उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। इस लाइन ने डिवाइड किया है इस पूरे एरिया को दो पार्ट्स में। पहला वाला पार्ट जो है वो ये वाला एरिया है और सेकेंड पार्ट जो है वो ये वाला एरिया है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। वी हैव नाउ टू क्लोज्ड कर्व्स C1 एंड C2 और इससे हमें दो क्लोज कर्व मिलेंगी, दो बंद रास्ते मिलेंगे। एक है हमारा C1 जो कि ये वाला हिस्सा है और दूसरा है हमारा C2 जो कि ये वाला पोर्शन है। Therefore the line integral of vector A along a closed curve C can be written as, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा जो कि हमने ऊपर निकाला था वेक्टर ए का क्लोज कर्व सी में, वो इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व C1 प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व C2 की, ठीक है। जो वेक्टर ए है अलोंग कर्व सी उसका लाइन इंटीग्रल जो कि हमने ऊपर लिखा है वो जो है इन दोनों के सम के बराबर होगा। C1 वाले पाथ के लाइन इंटीग्रल प्लस C2 वाले पाथ के लाइन इंटीग्रल के सम के बराबर होगा। ये हमारा C वाला पाथ का लाइन इंटीग्रल। ये जो पूरा पाथ है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमें पूरा पाथ तभी मिलेगा जब हम इन दोनों कर्व के लाइन इंटीग्रल को सम करेंगे। पूरे पाथ का लाइन इंटीग्रल हमें मिलेगा तब, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। इफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व C is divided into large number of small areas such as DS1, DS2, so on up to DSN, bounded by the curve C1, C2, so on up to Cn as shown in figure first। Now अगर हम इस एरिया को जो कि कर्व C ने इनक्लोज किया है लार्ज नंबर ऑफ छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे कर्व्स में डिवाइड करें। जो कर्व C ने एरिया को इनक्लोज किया है तो हमें क्या मिलेगा, हमने कितने स्मॉल एरियाज में डिवाइड किया है, DS1, DS2, सो ऑन अप टू DSN पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो छोटे छोटे एरियाज है उसके बाउंड्रीज है C1, C2, सो ऑन अप टू CN जो कि फिगर नंबर सेकंड में दिखाया है। ये हमारा फिगर नंबर सेकंड है। ये पूरा कर्व C है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे करके n पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। DS1, DS2 है ये सारे, ठीक है। DS3, DS4, DS5, DS6, DSN वाले एरिया है। और ये जो बाउंड्री है इसका, ये हमारा कर्व है C1, ये हमारा C2 कर्व है, ये हमारा है C3 कर्व और उसी तरीके से ये हमारा है CN कर्व। इस बाउंड्री, इस एरिया का बाउंड्री है हमारा CN कर्व। वही यहाँ पर हमने लिखा है। पहले हमने जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था तब हमें दो कर्व्स मिले थे C1 और C2 और टोटल जो है उसके सम के बराबर था। दोनों कर्व्स को हमें सम करना था। अब इधर हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये जो पूरा कर्व है उसका टोटल जो है वो कितना होगा, पूरे पाथ C का जो लाइन इंटीग्रल है उसका टोटल जो है जितने भी पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है उसके सम के बराबर होगा। और हमने डिवाइड किया है n पार्ट्स में, C1 से लेके Cn तक का हमें सम करना है जितने भी कर्व्स है। सिमिलर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्ल के डेफिनेशन के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर का वो जो है इक्वल होता है कर्ल ऑफ उसी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट उसका एरिया। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये कैसे आता है उसको हम बाद में देखेंगे। तो उसी वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, अगर हम
ये जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो यू ही आएगा क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज किया है ही नहीं। फिर हम लिखेंगे समेशन को और लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर जो है वो इस वाले टर्म के बराबर होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dsn के। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4 वेयर dsn is the surface area in the case under consideration। जहाँ पर ये जो DSN है वो हमारा सरफेस एरिया है उस केस में जिसको हमने कंसिडर किया है। CN वाले कर्व ने जिस एरिया को इनक्लोज किया है वही है हमारा DSN। एज DSN टेंड्स टू 0 समेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट DSN इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर ds। जब DSN 0 को अप्रोच करेगा तब जो समेशन है वो इंटीग्रेशन की तरफ जाएगा एंड जब इंटीग्रेशन में चेंज होता है तब हम एक एलिमेंट को नहीं लेंगे, पूरे सरफेस को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ds आएगा DSN के जगह पर, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स नहीं है, कंटिन्यूअस एलिमेंट्स है, तो हम सरफेस को, पूरे सरफेस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, Hence इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन नंबर 4 को हमें कैसे लिखना है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ये वाला टर्म जो है वैसे ही नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया है। इज इक्वल टू इस टर्म के जगह पर हमें इस वाले टर्म को लिखना होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds क्यों लिखा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है ds। n जो है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट हम तब यूज़ करते हैं जब समेशन होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वाले टर्म को नीचे उतारेंगे, कर्ल की जगह पर डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए हम लिख सकते हैं। यही होता है कर्ल का मतलब, डॉट ds हम लिखेंगे। ds हमारा कंटिन्यूअस है और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस, इसलिए ds का यूज़ किया है। और यही हमारा है स्टोक्स थ्योरम, यही वाला पार्ट है हमारा स्टोक्स थ्योरम, और बुक में भी यही दिया है। अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो आप चेक कर सकते हो। ये टर्म जो है वो कैसे आता है उसको हम देखते हैं, कर्ल ऑफ ए डॉट DSN के बराबर कैसे आता है। हमने पहले एक टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन कर्ल एंड लाइन इंटीग्रल। उस टॉपिक में हमने देखा था कि जो मैक्सिमम लाइन इंटीग्रल है वो कर्ल ऑफ ए s के बराबर होता है, और जो लाइन इंटीग्रल होता है ए वेक्टर का वो कर्ल ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट s वेक्टर के बराबर है, मैक्सिमम नहीं। जो जनरल लाइन इंटीग्रल होता है वो कर्ल ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट s वेक्टर के बराबर है। तो यही टर्म हमने लिखा है, इसी इक्वेशन से हमें पता चला ये दोनों इक्वल होता है, इसलिए हमने लिखा है।